फ्रेंड्स, अभी-अभी जो एनवीएस केवीएस का एग्जाम हुआ है, अगर क्वेश्चन के लेवल को देखो तो क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं था, हम मॉडरेट कह सकते हैं। तो उसी में से मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, लेकिन कुछ वैसे क्वेश्चन थे जिसे हम स्किप कर सकते थे या तो हम स्मार्ट गैस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते थे। तो वैसे क्वेश्चन की 17 लिस्ट में बना के लाया हूँ, जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि वैसे कौन से क्वेश्चन थे जहां पे हमें स्मार्ट गेस करना चाहिए था और कौन से वैसे क्वेश्चन थे जहां पे हम स्किप कर सकते थे और वो 17 कौन से डिसाइडिंग क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स मोस्ट स्ट्रांगली चैलेंजेस विद ट्रेडिशनल एजम्पशन। तो अगर आप देखोगे तो डीपीएसपी को भी चैलेंज करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास लॉज थे, जैसे हम आर्टिकल 45 के अंदर में राइट टू मतलब एजुकेशन की बात की गई थी, लेकिन अब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन चुका है। फिर पार्लियामेंट इज द सोल मेकर ऑफ लॉज, तो पार्लियामेंट सोल मेकर ऑफ लॉज नहीं है, अब जुडिशरी भी उसमें स्टेप ले रही है ना। जैसे आप राइट टू लाइफ देखो, फिर राइट टू इंटरनेट देखो, तो मतलब ऑप्शन 3 भी सही दिख रहा हमें, ऑप्शन 4 भी सही दिख रहा, क्योंकि ट्रेडिशनल एजम्पशन से ये इधर है ना, इसके बाहर बात कर रहा है। फिर फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर द ओनली राइट सिटीजंस हैव। तो फंडामेंटल राइट्स केवल केवल एफआर ही राइट्स नहीं है जो सिटीजन के पास है, इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एजम्पशन पहले क्या होता था कि फंडामेंटल राइट्स ही केवल वैसे राइट्स हैं। तो अगर आप बेस्ट आंसर देखो तो ऑप्शन ए आंसर होगा, लेकिन अगर आप डेप्थ में आपने स्टडी की होगी तो मे बी ऐसा लग सकता है कि ऑप्शन 3 एंड 4 भी सही हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट emphasized फूड सिक्योरिटी एज द एक्सेस टू फूड थ्रू इंटाइटलमेंट्स। तो इंटाइटलमेंट्स की बात, हकदारी की बात अमर्त्य सेन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग, इसमें समन की बात की गई है। तो जैसे समन देखोगे तो समन क्या है कि कोर्ट का एक ऑर्डर होता है, और कॉवेनेंट देखोगे तो ये प्रॉमिस एक होता है। ठीक है, तो इजीली आप इसको चूज कर पाओगे कि आंसर कौन सा होगा, 25 का ए होगा। लेकिन मे बी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज कर गए होंगे, तो वो गलत कर सकते थे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एजुकेशनल इंडिकेटर्स यूज्ड इन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ईएमआरएस में पूछा जा चुका है, 22 को जो एग्जाम हुआ था। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन को देख के गए होंगे, जिन लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा, तो उनके तो निश्चित ही सही होंगे। इसका आंसर है 3, और जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं देख के गए होंगे तो मे बी वो गलत कर सकते थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का कंपोनेंट क्या है, सभी जानते हैं कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेनिंग है, स्किल भी है, लेकिन स्किल की बात चर्चा नहीं की गई है। लेकिन तो मे बी सम लोग कंफ्यूज, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते थे, और उसने एजुकेशन हेल्थ और ट्रेनिंग को आंसर टिक किया होगा, मतलब ए बी सी को किया होगा, लेकिन स्किल भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि अब कहीं भी सर्च करो तो डी भी आंसर बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करो तो मैंने एनसीईआरटी के बुक के पेज को यहाँ लगाया है। इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे हेल्थ है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, माइग्रेशन है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन कहीं भी स्किल की बात नहीं की गई है, लेकिन ये नोन है कि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो स्किल की बात इसमें आ जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द 1848 रिवॉल्यूशन दैट वाज लेड बाय हाईली एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द जर्मन रीजन। अब इसका एक हैक क्या है ना कि मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा कि सोशलिस्ट स्टेट की बात की गई, मतलब सोशलिस्ट स्टेट को आंसर किया होगा। क्यों, क्योंकि 1848 में ही ना एक सोशल डेमोक्रेटिक, मतलब एक पार्टी, रशियन पार्टी एक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी स्थापना हुई थी। तो वहां से रेफरेंस लेके मोस्टली लोगों ने सोशलिस्ट स्टेट को टिक किया होगा। लेकिन इसका जो आंसर है कि ऑप्शन 3, टू स्टैब्लिश अ नेशन स्टेट विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री रूल एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 33 है कि नेचर ऑफ नेशनलिज्म चेंज इन यूरोप इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सप्लेन्स द अबव स्टेटमेंट द बेस्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए it became narrow group of intolerant nationalists that were ready to go for war। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर ए भी टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ रायकास मूव आउट फ्रॉम देयर विलेज फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग विच सीजन। तो इसका आंसर है ड्राई। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि रायकास की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान की कम्युनिटी है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं, जैसलमेर बीकानेर की साइड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि 39 क्वेश्चन है, तो ये सीधी सी बात है कि जो
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर है ना, और ये बताते हैं कि जिगजॉग शेप है तो किस तरीके से कॉन्टिनेंटल मैचिंग की बात करते हैं। तो इसका जो कौन सा ये इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, नॉट द कंसिडर एज एन एविडेंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, क्योंकि शोर लाइन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, नहीं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका यहाँ नहीं होगा, यहाँ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका होगा। एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका नहीं होगा, बल्कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका होगा। तो यही हैक था। अगर आपने इसको पहचान लिया होगा तो आपने इजीली इसको टिक किया होगा, अदरवाइज ये आपने गलत किया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ earthquake waves? Surface waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction. नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि सरफेस वेव कहाँ होता है? सरफेस पे ही होता है। जब पी वेव एंड एस वेव सरफेस पे आ जाती है, यही सरफेस वेव जनरेट करता है। ठीक है, प्राइमरी तो एक गलत हो गया, तो अब देख लो ना, अगर एक गलत हो गया हमारे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं सॉरी सॉरी, एक गलत हो गए तो इसको क्रॉस कर दो। फिर सेकंड क्या कि प्राइमरी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव, तो प्राइमरी वेव सिमिलर टू साउंड वेव है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, इट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, जो साउंड वेव है ये परपेंडिकुलर नहीं करता है, बल्कि परपेंडिकुलर करता है। हाँ करता है, ये सही है। फिर थर्ड क्या है? द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड पी वेव बट नॉट द एस वेव। अगर हम देखते हैं तो एस वेव 145 के बाद एस वेव नहीं करता है। हाँ ये सही है, यही सही आंसर, क्योंकि मतलब 105 से लेके 145 तक ये क्या है? पी वेव का है। फिर 145 के बियॉन्ड तो एस वेव होता ही नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट क्या है? 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंसिडर्ड द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज ऑफ इग्निशन मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो सही है ये। द विड्थ ऑफ हिमालय वेरीज, यही नहीं है सही, क्योंकि ये जो है ना 150 किलोमीटर होगा। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, इसको क्रॉस करो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या जाता है? 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व। तो इसमें देखोगे ना, तो ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड नहीं है, ये अलीद्वारपुर में है, वेस्ट बंगाल में। तो 4 ऑप्शन अगर आप क्रॉस करो तो आप इजीली पहुंच जाओगे 1, 2 एंड 3 पे। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने गलत जरूर किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनवाइट डायट्रिक ब्रांडिस टू इंडिया इन 1860। तो बहुत लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन इसका आंसर है कि टू इंक्रीज द आदिवासी, सॉरी, इसका आंसर है टू हेल्प विलेज एक्सपेंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उसको बुलाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 47 की आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ plowed field at Kalibangan with 2 sets of furrows at right angles to each other. What does this suggest about Harappan agriculture practices? तो इसमें बहुत लोग निश्चित नहीं कंफ्यूज किए होंगे, क्योंकि आप देखो दे प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो ऑप्शन इसका ए आंसर सही है कि 12th का एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया होगा पता है? ये लिखा होगा उन्होंने कि दे रिलाइड ऑन सीजनल फ्लडिंग टू, सॉरी नो, ये नहीं, ये होगा कि दे यूज एडवांस इरिगेशन कैनाल्स टू वाटर परपेंडिकुलर फ्लोज। बहुत लोगों ने ऑप्शन 3 मारा होगा, लेकिन ऑप्शन ए आंसर सही होगा। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्या होगा कि पहले संगम आ जाएगा, फिर सुलूब हो जाएगा, फिर तुलुब हो जाएगा, फिर अरिवाडू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 जो है ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, चूज द करेक्ट, हाँ ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें देखोगे ना, इसमें देखोगे आप तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो ये तो सही है कि फर्स्ट 1881 में हुआ था, और 1872 में मतलब एक तरीके से इनफॉर्मल हुआ था। दूसरा भी सेकेंड है कि 15 से 59 ईयर्स तक वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग इन 1952 होगा, 1954 नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जा रहा है, तो इसको हम क्रॉस करते हैं तो आंसर पे पहुंच जाते हैं सेकंड का। तो लेकिन जिनको इसमें याद नहीं होगा, ईयर याद नहीं होगा, तो वो गलत करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग वाटर्स। तो इसका आंसर जो है कि 4 है आंसर, कि सबसे पहले क्योंकि कृष्णराज सागर डैम है, ये कर्नाटका में है, तो पहले कर्नाटक ही होगा, और पहले कर्नाटक होगा, उसके बाद अगर आप देखो कर्नाटक के बाद 1 होगा नागार्जुन सागर,
और फिर निजाम सागर, राणा प्रताप सागर। आप इजीली देखो, राणा प्रताप सागर सबको पता है कि ये नॉर्थ में है, मतलब राजस्थान में है, तो आप 4 तो कर लोगे इजीली, लेकिन इसके बाद कंफ्यूज करो कि कौन कहाँ पे है। तो लेकिन इसका आंसर 4 है। अगर जिसने भी टिक किया, मतलब जिसने भी स्मार्ट गैसिंग लगाया होगा तो वो कर पाए होंगे, लेकिन मोस्टली चांस है ये आपने गलत ही किए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बेस पे कि कितना हमारा स्कोर बन सकता है और क्या हमारा सेफ स्कोर होगा। तो देख लो कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, 60 क्वेश्चन थे। ड्यूएबल कितने क्वेश्चन थे, 43 थे। अब स्मार्ट गेस के थ्रू हम कितने क्वेश्चन कर सकते थे, 2 to 5 क्वेश्चन कर सकते थे। तो मान के चलो कि 45 क्वेश्चन सबों ने किया होगा, हर एक लोगों के इसको 45 बन रहे हैं। अब देखो 45 अगर बन रहे हैं तो सिलेक्शन तो उतने में होना नहीं है, तो कुछ तो आप गेस करोगे ही जरूर। तो 45 अगर है, अगर आप 10 अटेम्प्ट लेते हो तो 3 करेक्ट करते हो, 7 इनकरेक्ट करते हो, तो आपके फाइनल मार्क्स बनते हैं 45.67। अगर आप 46 आपने स्कोर किया है और 10 अटेम्प्ट करते हो तो 3 करेक्ट 7 इनकरेक्ट हम मान के चलते हैं, तो फाइनल मार्क्स आपका बनता है 46.63। अगर आप 47 आपने किया है तो आप सोचोगे कि और थोड़ा मैं ज्यादा स्कोर कर लूं, तो आपने भी 10 ही अटेम्प्ट किया, 3 करेक्ट होते हैं आपके, 7 इनकरेक्ट होते हैं, ये एजम्पशन है मेरा। और मैं होप करता हूँ कि इसके करीब ही लोग जाते हैं मैक्सिमम। तो 47 भी के आसपास आपका स्कोर बन रहा है। अगर 48 आपने किया है तो आप ऑलरेडी आप मतलब आप इन हो, लेकिन स्टिल आपने 10 अटेम्प्ट फिर से किया और 3 करेक्ट थे आपके, 7 इनकरेक्ट थे, तो फाइनल स्कोर बनता है आपका 48। तो मेरा ये मानना है कि 45 टू 48 मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर जाएगा। और अगर आपका 45 है, अगर 45 है तो ये मान के चलो कि आपका इंटरव्यू में नाम, इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आएगा, बशर्ते कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ अच्छे मार्क्स बन रहे हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो साइंटिफिक एनालिसिस है आपको अच्छी लगी होगी, और जो 17 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो वैसे क्वेश्चन है जो यह डिसाइड करेगा कि हमारा नाम लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। तो आप गो थ्रू करो और आप बताओ मुझे कमेंट में कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। धन्यवाद।